असल में बात यह है माधव कि गांव की सीमा पर एक भेड़िया दिखाई दिया है, मगर ये कोई सामान्य भेड़िया नहीं है। कद काठी में बड़ा, आंखों में खून की प्यासी चमक, और अब तक कई यात्रियों को मार चुका है वो। हाँ, और अब गांव वाले डरे हुए हैं, कोई भी यात्रा करने के लिए तैयार ही नहीं है और इसीलिए व्यापार ठप पड़ गया है। हम सोच रहे थे कि हम सब गांव वाले मिलकर इसे खत्म कर दें। राज दरबार को भी खबर भेजी थी वैसे तो, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब हम सबको ही कुछ न कुछ करना होगा। यही तो बात है। तो अब तुम बताओ माधव, क्या किया जाए? गांव में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। पुरानी सी झोपड़ी में लोहार माधव अपनी पत्नी राधा और बेटी चमकी के साथ रहता था। वो अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी राधा ने चिंता से उसे कहा, आखिर कब तक हम गरीबी में जीवन बसर करते रहेंगे माधव? आपके पास वो ताकत है जो लोहे को भी झुका दे, लेकिन हमारी आमदनी ना के बराबर है। अरे धैर्य रखो राधा, धैर्य। मैं लोहार हूँ राधा, पर हाथ फैलाना नहीं जानता। हाँ, गांव वाले मुझसे सलाह लेने इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे लालच नहीं है। जिस दिन लालच आ गया, मैं भी औरों के जैसा हो जाऊंगा, समझी ना? चलो अब मैं जाता हूँ। माधव अपने औजार उठाकर दुकान की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद माधव दुकान पर बैठा ही था कि गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे माधव अरे भाई, मेरे घोड़े की नाल टूट गई है, क्या ठीक कर दोगे क्या? अरे मुखिया जी, ये भी कोई पूछने की बात है, यही तो मेरा काम है। वाकई में तुम सचमुच में बहुत अच्छे लोहार हो माधव। जैसा तुम्हारा काम साफ है, वैसे ही तुम्हारा मन साफ है। गांव में और भी लोहार हैं, लेकिन कोई भी तुम जैसा नहीं है। चलो नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। माधव काम में लग गया। अब शाम ढलने लगी थी। माधव लोहार मुखिया के घोड़े की नाल ठीक करके धीरे धीरे उसकी हवेली की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुखिया बलदेव और सुखदेव के साथ किसी गंभीर चर्चा में डूबा हुआ था। मुखिया ने माधव को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ अच्छा हुआ माधव जो तुम आ गए। मैं तो अपने नौकर को तुम्हें बुलाने के लिए भेजने ही वाला था। माधव ने चारों ओर की गंभीरता को भांप लिया और संजीदगी से बोला, क्या बात क्या है मुखिया जी? आपके बलदेव चाचा और सुखदेव के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, क्या बात? तभी बलदेव ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, असल में बात यह है माधव कि गांव की सीमा पर एक भेड़िया दिखाई दिया है, मगर ये कोई सामान्य भेड़िया नहीं है। कद काठी में बड़ा, आंखों में खून की प्यासी चमक, और अब तक कई यात्रियों को मार चुका है वो। हाँ, और अब गांव वाले डरे हुए हैं, कोई भी यात्रा करने के लिए तैयार ही नहीं है और इसीलिए व्यापार ठप पड़ गया है। हम सोच रहे थे कि हम सब गांव वाले मिलकर इसे खत्म कर दें। राज दरबार को भी खबर भेजी थी वैसे तो, पर वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब हम सबको ही कुछ न कुछ करना होगा। यही तो बात है। तो अब तुम बताओ माधव, क्या किया जाए? माधव लोहार कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। फिर वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, देखिए मुखिया जी, मैंने सुना है कि वो भेड़िया आम भेड़ियों के जैसा नहीं है। कहते हैं उसमें चीते जैसी फुर्ती है और उसके दांत शेर से भी पैने हैं। अगर हम गांव वाले यूं ही बिना योजना के उसकी ओर गए ना, तो हमारी एक छोटी सी गलती हम सबको मौत के घाट उतार सकती है। और अगर वो गलती हो गई तो वो भेड़िया गांव के भीतर आ जाएगा अलग से, फिर हम सबके लिए बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो माधव। अब मुझे भी लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तब तक गांव वालों से कह दीजिए मुखिया जी कि कोई भी गांव की सीमा की ओर ना जाए, भूल से भी नहीं। चलिए नमस्ते। माधव इतना कहकर वहां से चला गया। अगली सुबह जैसे ही माधव की आंख खुली, उसने देखा कि मुखिया उसके घर में खड़ा था। मुखिया जी, आप सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अरे तुमने जो कल कहा था वो एकदम सही निकला माधव। गांव की सीमा से एक शिकारी दल गुजर रहा था। उस भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो शिकारी बहादुर निकले। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उस भेड़िए को मार गिराया। हाँ,
लेकिन शिकारी ने बताया कि वो भेड़िया आम भेड़िया नहीं था। उसे मारने में उनके भी पसीने छूट गए। अगर हम गांव वालों को भेज देते तो शायद बाप रे बाप कोई भी लौट के नहीं आता। माधव, वाकई में तुम्हारी सूझबूझ ने हम सबको बचा लिया है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। माधव लोहार अपने औजारों के साथ दुकान पर चला गया। वो हाथ में एक टेढ़े मेढ़े लोहे के टुकड़े को थामकर हथौड़े से उस पर बार बार चोट करने लगा। तभी वहाँ गांव का युवक रतन आ पहुँचा। माधव, मेरे घोड़े की नाल टेढ़ी हो गई है, इसे अभी ठीक कर दो। हाँ, कुछ देर में कर दूंगा। घोड़े की नाल यहाँ छोड़ दो, मैं बना दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये नाल मुझे अभी चाहिए, मैं इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। माधव का हथौड़ा हवा में ही रुक गया। वो चौंक कर रतन की ओर देखने लगा। उसकी नजरें धीरे धीरे उस नाल पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद वो नाल को हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। तुम व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर रहते हो ना? हाँ, ये तो सारा गांव जानता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं एक लोहार हूँ और लोहे को बड़े अच्छे से पहचानता हूँ। ये जो नाल तुम लेकर आए हो, ये सामान्य नाल नहीं है। ये विजयनगर राज्य में बनाई जाती है, खास तौर पर वहां के राजा भैरव के सेनापति के घोड़ों के लिए। और तुम जानते हो ना, केशव नगर और विजयनगर में कितनी पुरानी दुश्मनी है। राजा विक्रम और राजा भैरव एक दूसरे की जान के प्यासे हैं और दोनों राज्यों के लोगों का एक दूसरे की सीमा में आना जाना मना है। तो फिर रतन, ये नाल तुम्हारे पास कैसे आई? रतन अचानक घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने काम से काम रखो माधव, फालतू की बात ना करो। तभी वहाँ मुखिया आ पहुँचा। अरे क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है, हैं? मुखिया जी, रतन झूठ बोल रहा है। कहता है कि ये व्यापार के लिए बाहर जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदमी विजयनगर के राजा भैरव का जासूस है। अरे माधव ने मुझे पहचान लिया, लेकिन अगर राजा विक्रम को पता चल गया तो वो तो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। हाँ। मुखिया चुप रहा, फिर माधव की तरफ देखकर बोला। माधव, बताओ तुम क्या सुझाते हो? देखिए मुखिया जी, आपको राजा विक्रम को इस बात की सूचना देनी चाहिए या फिर रतन को खुद राजा विक्रम के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि अगर राजा विक्रम को शक हुआ तो वो पूरे गांव को सजा देंगे। मुखिया थोड़ी देर सोचते हुए बोला। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ बात एक परिवार की जान का है। मैं ये राज अपने सीने में रखूंगा, रतन से एक वादा लेकर कि अब वो कोई जासूसी नहीं करेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गांव शांत दिख रहा था। कुछ दिन बाद केशव नगर के 2 सैनिक गांव में पहुंचे। इस गांव का मुखिया कौन है? मैं हूँ, मैं। क्या तुम रतन को जानते हो? हाँ, अरे वो हमारे गांव का ही है। वो करता क्या है ये बताओ? वो एक व्यापारी है। लगता है कि मुखिया भी इस सब में शामिल है। रतन को पकड़ कर लाओ। कुछ ही पलों में रतन को पकड़कर लाया गया। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। मूर्ख कहीं के, तुम मुखिया होकर एक गद्दार का पक्ष ले रहे हो। हमें सूचना मिली है कि रतन विजयनगर को महत्वपूर्ण राज भेज रहा था, है? और अब हमें शक है कि तुम भी इसमें शामिल हो। तभी वहाँ माधव दौड़ता हुआ आया। रुको। देखो, मुखिया जी का इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हमें पता चल गया था कि रतन जासूस है, लेकिन उसने हमसे वादा किया था कि अब वो गद्दारी नहीं करेगा। मुखिया जी ने चुप रहना उसी मानवीयता के तहत चुना था, ताकि उसका परिवार बच जाए, बस। झूठे बहाने हैं ये। राजद्रोह की सजा मौत है, मौत। इस समय रतन को माफ नहीं किया जा सकता। तुरंत ही रतन को वहीं मार दिया गया। यह पूरा गांव गद्दार है। आग लगा दो गांव में, लगा दो आग। दोनों सैनिकों ने गांव में आग लगा दी। चारों ओर भगदड़ मच गई। चीख पुकार पकड़ लिया गया। मुखिया अब तुम और दोनों राजा विक्रम के सामने पेश किए जाओगे। देखते हैं उसके न्याय से कौन बचता है। महाराज, कुछ देर बाद तुम्हें कैसे पता चला कि ये दोनों रतन की सच्चाई पहले से जानते थे, हैं? महाराज, इसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया था और मुखिया ने रतन के परिवार को बचाने की खातिर ये बात छिपा ली। राजा विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी दृष्टि से माधव की ओर देखकर बोला।
बड़ी विचित्र बात है माधव। तुम्हें मालूम था कि सच बोलना तुम्हें मृत्यु तक ले जा सकता है, फिर भी तुमने सत्य नहीं छोड़ा। महाराज, मेरा विश्वास है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, झूठ की उम्र कम होती है, सत्य कठिन होता है, पर अंतिम विजय उसी की होती है। लेकिन तुम्हारा यही सत्य आज तुम्हें मेरे सामने अपराधी बनाकर खड़ा कर रहा है। महाराज, अगर धैर्य हो तो सत्य कभी बोझ नहीं बनता महाराज, वो तो आत्मा का श्रृंगार होता है, और एक दिन यही सत्य भाग्य को भी बदल देता है। इसे अपने विश्वास पर बहुत घमंड है ना? ठीक है सैनिकों, इसे उठाओ और कारागार में डाल दो। देखते हैं सत्य इसे कितनी राहत देता है। ले जाओ इसे। माधव को सैनिकों ने पकड़ लिया। और मुखिया, इसे अभी के अभी मृत्यु दंड दे दो। ले जाओ। सारी गलती मेरी थी माधव। माधव तू सही था, काश मैंने तेरी बात मान ली होती तो आज गांव ना जलता, ना मैं मरता। हे भगवान। दोनों सैनिकों ने मुखिया को वहीं पर मार डाला। माधव को घसीटते हुए कारागार में डाल दिया गया। इधर राधा और किरण अपने जले हुए घर में बैठी हुई रो रही थीं। माँ, पिताजी को तो पकड़ लिया गया। मुझे नहीं लगता राजा उन्हें अब जीवित छोड़ेगा। नहीं बेटी, मेरा मन कहता है वो जरूर लौट